नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज एक बड़ी खबर सामने आई। आज मानसून सत्र का समापन हुआ और उसी के साथ एक परंपरा रही है कि सत्र के समापन पर एक चाय पार्टी होती है, शिष्टाचार मुलाकात होती है, जो कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री होते हैं, सत्ता पक्ष के वरिष्ठ मंत्री भी होते हैं, साथ ही साथ LOP भी रहते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह रही कि राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं। इससे साफ तौर पे लगता है कि आपस में जो मतभेद है वो सत्ता और विपक्ष के बीच, इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में सवाल यह उठ जाता है कि सरकार एक तरफ अल्पमत में है और दूसरे तरफ विपक्ष के टकराव की स्थिति में भी है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उमाकांत लखेरा सर। और इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे कि इस मसले को कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी को आज चाय पार्टी बुलाया जाता है और वो जाते नहीं है, स्किप कर देते हैं। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है, स्किप कर दे रहे हैं, गए नहीं, इसके पीछे का क्या मकसद? देखिए, ये चीज़ें बताती हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी मतभेद हैं, बहुत गहरे मतभेद हैं हम्म। और संसद सत्र को कैसा चलाना है, देश की राजनीति जिस ढंग से जा रही है, टकराव की तरफ जा रही है और पिछले पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष के प्रति एक बड़ी शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखा। उसका कारण क्या है कि एक तो एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से मौजूदा सरकार चुनाव आयोग के साथ एक मिलीभगत के तौर पर लोगों में ये मैसेज है कि हम्म। ये मिलीभगत हम्म। करके विपक्ष को चुनाव हम्म। हरवा रहे हैं, वोट हम्म। चोरी हो रहे हैं, उसके बारे हम्म। में संसद में सरकार की तरफ से जो बयान आए, जो बातें हुई और उसके विपक्ष को अपमानित करने के लिए हम्म। चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसका बहुत हम्म। बुरा असर पड़ा और हम्म। इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो आपस में जो रिलेशन है, जो संबंध हैं, वो बहुत खराब हो गए। तो मुझे लग रहा हम्म। है कि आज की जो चाय होती है, एक शिष्टाचार मुलाकात, कर्टसी कॉल होती है, जब सत्र का समापन समापन होता है, जी जी। तो स्पीकर जो है धन्यवाद देने के लिए कि क्योंकि स्पीकर ही सर्वे सर्वा होते हैं सदन के, लोकसभा के और सारी पार्टियां के वो गार्जियन भी होते हैं एक किस्म से। तो वो एक धन्यवाद देने के लिए वो इस तरह की बैठक बुलाते हैं जाते हुए, ताकि एक सद्भावना बनी रहे सत्ता और विपक्ष के बीच में और एक हम्म। संवाद का संपर्क बना रहे, संवाद होता रहे। तो हम्म। आज राहुल गांधी नहीं गए तो ज़ाहिर-सी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट की वजह से उन्होंने जाना उचित नहीं समझा और 15 अगस्त को ये पहली बार हुआ कि राहुल गांधी हमेशा हम्म। शिष्टाचार निभाते थे। पिछली बार हम्म। 15 अगस्त को उनको मेरी समझ से सिक्योरिटी वालों के साथ छठी 7वीं लाइन में बिठा दिया गया। तो उसका भी उससे भी वो नाराज़ थे और उन्होंने फर्जी वोट और वोट चोरी के मुद्दे पर देश भर में जो अभियान है, चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की जो बनारस सीट है, वहाँ भी वोट चोरी का बड़े पैमाने पर धांधली करके प्रधानमंत्री की जीत होने के आरोप हैं। तो ऐसी दशा में मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को एक वोट चोरी से जीता हुआ प्रधानमंत्री कांग्रेस मानती हम्म। है, इसलिए मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी भी एक सांकेतिक विरोध करने के लिए, एक सिंबॉलिक विरोध करने के लिए नहीं गए। जी। हम्म। लेकिन सर, एक तरफ राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है। लेकिन राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, वो उसको कहें कि ग्राफ जो है वो लगातार नीचे नीचे गिरता जा रहा है। इसका देश की राजनीति पर सर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, जो देश का नेतृत्व इतना बड़ा हमारा मुल्क है और हमारे जैसे मुल्क में एक राष्ट्रीय नेता ही जो राष्ट्रीय नेता होता है, वही आमतौर पर प्रधानमंत्री बनता है। और निश्चित रूप से जो सर्वसम्मति जब मोदी जी बने थे, उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी में भी सर्वसम्मति थी। 2014 का चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया, 2019 का चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया, हम्म। हम्म। 2024 का चुनाव भले ही एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, एक अधूरा मैंडेट आया, भाजपा अल्पमत सरकार चला रही है, लेकिन अल्टीमेटली मोदी को ही ये जो जितना भी वोट मिला है
और जितना भी नहीं मिला है उस मोदी को ही उसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि मोदी अगर 240 पर पार्टी को लेके आ गए 303 से, तो ये मोदी की लीडरशिप का फेल्योर है। लेकिन चूँकि बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के पास और विपक्ष के पास इतना नंबर नहीं थे, तो हुँ, इसलिए ज़ाहिर-सी बात है कि मोदी की लोकप्रियता कम होती जा रही थी। राहुल हुँ, गांधी ने हाल के दिनों में जो एक तो एसआईआर को लेकर के, दूसरा भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले निकाली, उसका जो हुँ, देश भर में बहुत ज़बरदस्त असर हुआ और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सीटें 52-55 से सीटें 100 क्रॉस की है, 100 सीटें निकली हैं, तो वो राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, उसकी वजह से हुआ। और विपक्ष में भी जो विपक्षी पार्टियाँ कांग्रेस हुँ, को लेकर के दूरियां बनाती थी या नाक बहुत हुँ, सिकोड़ती थी या उनके अपने रिजर्वेशन थे, उन्होंने भी मतलब अपने मतभेदों को काफ़ी कम किया है और उसी का नतीजा है कि संसद के हुँ, भीतर इस सेशन में और संसद के हुँ, बाहर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कैंपेन हुआ, उसमें सारी पार्टियाँ, जिसमें इवन आम आदमी पार्टी, जिसका झगड़ा है पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस से, और उसने इंडिया अलायंस में भी वो नहीं है, उसके बाद भी राहुल गांधी की लीडरशिप में उन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया। ममता बनर्जी की पार्टी ने प्रोटेस्ट में भाग लिया, अखिलेश यादव खुल के प्रोटेस्ट में थे। और तमाम हुँ, पार्टियां जो जिनके मतभेद है, राजनीतिक मतभेद हैं कांग्रेस पार्टी से, वो सारे लोग इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी की लीडरशिप एक तरह से एस्टेब्लिश हो गई और उसीलिए उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और मोदी जी की जो नीतियां हैं और पार्टी में जो असंतोष उनके खिलाफ है और उनकी जो बातें हैं, वो देश की जनता हजम कर नहीं पा रही है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो अब वो इंट्रैक्शन और अट्रैक्ट करने की जो उनकी क्षमता थी, वो लगातार उसमें गिरावट है। जी। सर क्या इसको ऐसा भी देखा जा सकता है कि एक वजह इसको भी मानी जा सकती है क्योंकि सत्ता पक्ष जो भी सदन के अंदर में बिल लेकर आता है, विधेयक लेकर आते हैं, तो उसमें विपक्ष से कोई बातचीत, कोई वार्तालाप नहीं किया जाता है, डायरेक्ट जो है उसको पेश कर दिया जाता है। अभी हाल ही में अमित शाह जी 3 बिल लेकर के गए थे, जिसका हंगामा इतना व्यापक रूप देखने को मिला कि वो बिल फाड़ करके ही जो है उनके मुंह पर फेंक दिया जाता है, उनके सामने फेंक दिया जाता है, चेहरे के सामने। तो इसका क्या कारण है? इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, पूरे देश ने देखा। और वो जब विधेयक पेश कर रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री को 30 दिन अगर जेल में रख दिए गए हैं वो, तो हुँ, उसके बाद उनकी ज़मानत अगर नहीं हो रही है और जेल में है, तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा विधेयक का प्रस्ताव है, हालाँकि वो पास होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती उसकी, और वो पास हुँ, होगा भी नहीं कभी। इसलिए नहीं होगा कि उसके लिए 2 तिहाई बहुमत चाहिए। तो इतना बड़ा संशोधन विधेयक का जो प्रस्ताव था, वो एक मोदी सरकार का, जबकि पता है उसको कि उनके पास इतनी संख्या बल नहीं है संसद के दोनों सदनों में, उसके हुँ, बाद भी वो एक नैरेटिव चेंज करने के लिए, लोगों का ध्यान बाँटने के लिए, उसका एक कुटिल हुँ, चाल के के मकसद से या कुटिल चाल की मानसिकता से वो ये बिलों को ज़बरदस्ती ले आया है। और दूसरी बात ये है कि जब आप कोई बिल लेकर के आते हैं, तो बिल के बारे में आप बिज़नेस एडवाइज़री कमिटी को बताते हैं कि हम ये हुँ, बिल लेके आ रहे हैं, और बिल का जो मसौदा होता है, वो बिल का मसौदा आप जो प्रमुख पार्टियाँ हैं, उनके नेताओं को देते हैं, ताकि बिल के मसौदे के बारे में सरकार अगर इतना महत्वपूर्ण संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक 130वां, अगर जी। इतना बड़ा संशोधन, ये मामूली बिल नहीं है ये, संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं, उसका बेसिक कैरेक्टर चेंज करने के लिए आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और उसमें आप अपोजिशन, खुद तो आप अल्पमत में हैं और एक ताकतवर अपोजिशन पार्टीज को आप बताते भी नहीं है, और ऑल ऑफ हुँ, सडन आप कार्रवाई में देखते हैं अपोजिशन पार्टीज की, देखिए हुँ, इसमें तो नाम है कि आज आप विधेयक पेश करने जा रहे हैं, तो हुँ, आपको सवाल ये कि आपने क्यों नहीं पेश किया ऐसा। हुँ, मतलब पेश होने से पहले आप अपोजिशन पार्टीज को उस विधेयक की प्रतिलिपि आपको देनी चाहिए, और हुँ, विपक्षी नेताओं को बुला करके बात करनी चाहिए कि ये रिफॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें सारी पार्टियों का साथ आना हुँ, ज़रूरी है, ताकि देश में एक सुधार किया जा सके। देश में अगर भ्रष्ट लोग अगर 30 दिन के अंदर भी पदों पर बने हुए हैं, तो उनको हटाने हुँ, की क्या परिपाटी हो, क्या परंपरा हो, उस पर आपको विपक्ष को आप भरोसे में लेना चाहिए। वो इस सरकार ने नहीं हुँ, लिया, और इस सरकार की विपक्ष को भरोसा में लेने की कोई मानसिकता भी नहीं है। ये सरकार विपक्ष को भरोसा में लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए संसद के भीतर बाहर कुछ कदम उठाए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। हुँ। लेकिन सर सवाल इसमें ये भी है कि अभी हाल ही में कुछ दिन के बाद सर उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है
और ऐसे हालात जी। में इतने अहम पद के लिए चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि सत्ता पक्ष ये विपक्ष से कुछ बातचीत कर रहा है इस बात को लेकर कि टकराव की स्थिति ना बने और ऐसे हालात में जो है निर्विरोध जो है चुन लिया जाए? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की वार्तालाप भी विपक्षी पार्टियों से सत्ता पक्ष करने के विचार बना रहा है या फिर करने की कोशिश किया होगा? नहीं, नहीं, वो देखिए वो विचार जो इस तरह के जो संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति हों, जब इनका जो चयन की एक प्रक्रिया होती है और चयन की प्रक्रिया में जो सत्ता पक्ष होता है, वो हमेशा मैंने देखा है, मैं पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ अपनी आँखों से, कि अपोज़िशन पार्टी जो है भरोसे में लेती हैं। हुँ, अपोज़िशन पार्टीज़ को सत्ता पक्ष भरोसे में लेने की कोशिश करता है ताकि इस तरह का टकराव ना हो और एक आम सहमति से इस तरह के पदों पर चयन हो, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। इवन हुँ, इवन लीडर ऑफ अपोज़िशन वो डिप्टी लीडर होता है दोनों हाउसेज़ में। एक तो हुँ, स्पीकर होता है, फिर डिप्टी स्पीकर होता है, वहाँ राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। जो हुँ, डिप्टी चेयरमैन हमेशा अपोजिशन पार्टीज को दिया जाता है, ऐसी परंपरा है। लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर है, उपाध्यक्ष जिनको कहते हैं, वो विपक्षी पार्टी को दिया जाता है। लेकिन इस सरकार की जो परंपरा है, इसको विपक्ष चाहिए ही नहीं। तो इस सरकार जो है ने आज तक उपाध्यक्ष का जो पद है लोकसभा में, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो ये सरकार जो है किसी भी मुद्दे पर आम सहमति की बातें नहीं करती। हालांकि मेरे को पता है कि राजनाथ सिंह ने जरूर जब ये नाम नॉमिनेशन हुआ इनका, तो इनके अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने विपक्षी पार्टियों से संपर्क स्थापित किया, ऐसी मेरी सूचना है। और कहा कि आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप इनको समर्थन दें, हुँ, हमारे कैंडिडेट को। हुँ, तो लेकिन अपोजिशन पार्टी जो हालात हैं देश के, कोई प्रश्न नहीं उठता था अपोजिशन पार्टी का, क्योंकि ये जो लड़ाई है, जैसे राहुल गांधी भी लगातार बोलते हैं और विपक्षी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं, वो भी लगातार बोलते हैं, ये वैचारिक लड़ाई है। हम आपके नीतियों से, आपके विचार से, आपकी फिलॉसफी से, आपकी राजनीति संसद के भीतर करते हैं या संसद के बाहर करते हैं, उससे पूरी तरह असहमत है। हम एग्री नहीं हुँ, करते हैं आपकी नीतियों से और जिस तरह से आप लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, तो हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए ये इतना टकराव था, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अपोजिशन पार्टीज की एक अपनी पॉलिसी है, उन्होंने जो है जस्टिस रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना दिया और मुकाबला होगा। वो स्टेज जिसकी आपने चर्चा की, वो स्टेज अब खत्म हो चुकी है। अब तो सीधा मुकाबला होगा, 9 तारीख को वोट पड़ेंगे। जी। हुँ। लेकिन सर अब तो मॉनसून सत्र खत्म हो गया और एक भी दिन जो है सुचारू रूप से संसद चला नहीं, ठीक से चर्चा भी नहीं हुआ, कई सारे बिल भी पास हो गए। इसी बीच जो है आज आखिरी दिन था, समापन भी हो गया। सर क्या लगता है कि चर्चाएँ सही से हो नहीं पा रही हैं, देश का पैसा बर्बाद होता जा रहा है लगातार। देश के सदन को चलाने की सुचारू रूप से जो चल सके, ये किसके अंडर में होना चाहिए और ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है सर? देखिए संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी, शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष को, सदन को संचालित करना, विपक्ष को भरोसे में लेना, उनके विपक्ष अगर कुछ चिंताएं प्रकट कर रहा है, कुछ चीजों पर वो बहस के लिए मांग रहा है कि आप बहस कीजिए, इस मुद्दे पर बहस कीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि और आपके दर्शकों ने भी देखा होगा कि पहलगाम में सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब विपक्ष ने 2-3 दिन हंगामा मचाया तो ये बिल्कुल हुँ, तब तैयार हुए, अदरवाइज़ ये पहलगाम को भी बाईपास करना चाहते थे, क्योंकि पहलगाम में जो सुरक्षा चूक हुई उसके लिए गृह मंत्री ज़िम्मेदार हैं, जम्मू कश्मीर हुँ, के गवर्नर ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने इन्होंने जो है मतलब सरकार ज़िम्मेदार है, गृह मंत्री मतलब सरकार, भारत सरकार ज़िम्मेदार है और इन्होंने त संसद सत्र शुरू होने के 2-4 दिन पहले वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनसे एक बयान दिलवाया कि यहाँ जो कुछ हुआ है, सुरक्षा चूक हुई है, मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह की जो कुटिल चालें होती है, अगर सरकार इस तरह की बातें करेगी और ऐसा कोशिश करेगी कि विपक्ष को मौका ही ना मिले उठाने का, तो विपक्ष क्यों इनसे किसी भी तरह का समझौता करेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो हालात हैं, संसद नहीं चली, टकराव होता रहा, नारेबाजी होती रही और सरकार देश में जो हालात हैं, ये नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर हालात हैं, देश में जो हालात हैं, जिस तरह की वोट चोरी हो रही है, जिस तरह से आप बिहार में आप ये जो रिवीजन कर रहे हैं, वोट रिवीजन कर रहे हैं, 2-3 हफ्ते बाद वहां वोट लिस्ट कंप्लीट होनी है और आपने 1.5 महीने पहले आपने रिवीजन का आदेश दे दिया। 8 करोड़ वोटर हैं। आप पे ये आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर कि ये मिली भगत करके
बिहार में चुन चुन घ काट-छाँट कर रहे हैं और जो अपोज़िशन पार्टी के जो वोट्स हैं उनको कटवा रहे हैं ताकि आराम से चुनाव जीत सकें और नए वोट के बारे में कोई ये डिटेल नहीं दे रहे हैं कि कितने लोगों को इन्होंने जो पिछले 10 साल में, 15 साल में जो 18 साल से ऊपर के जो नए वोट मिल पड़े हैं, नए मतदाता बने हैं, वो उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं देते। तो ये जो चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें अनडेमोक्रेटिक ढंग से काम कर रही है ये और इलेक्शन कमीशन तो इसे जेब में रखा हुआ है और इलेक्शन हम्म। कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे भद्द इलेक्शन कमीशन की और ज़्यादा भद्द पिट गई। तो सवाल ये है कि ये सरकार जब डेमोक्रेटिक ढंग से काम नहीं करेगी तो अपोज़िशन की तो ये ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है अपोज़िशन की वो उन सारे मुद्दों को उठाए जिससे देश की आम जनता के सरोकारों से जिसका ताल्लुक है, इसलिए वो सरकार से जवाब चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन को आप किस तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और आपकी नीतियाँ किस तरह से इलेक्शन कमीशन को आपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन की जो हम्म। जिम्मेदारी थी, प्रधानमंत्री ने अपने कंट्रोल में ले ली। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जब आपकी जेब में बैठा हुआ है, तो इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कैसी उम्मीद की जा सकती है? इसीलिए ये हम्म। टकराव मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा था। जी। जी सर। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, मैं चाहता हूँ इस पे आपका छोटा जवाब मिले। सर, अब तो मानसून सत्र खत्म हो गया और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव की स्थिति और किस तरीके से बनती हुई नजर आएगी? क्या अभी हाल ही में कुछ ऐसे प्रोग्राम होने वाले हैं या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर फिर से सत्ता और विपक्ष के बीच में जो है टकराव की स्थिति बन सकती है संसद के देखिए, बाद में? टकराव तो मुझे लग रहा है कि संसद सत्र समाप्त होने के बाद देखिए बिहार में है बिहार में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है और वहाँ अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं को वो आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आप जी, आइए, जी, हमारा साथ जी। दीजिए। और इस समय बिहार इलेक्शन बहुत क्रूशियल हो गया है। देखिए 9 तारीख का जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का वो तो मुझे केवल औपचारिकता लगती है क्योंकि उसमें नंबर गेम एनडीए के पास अच्छा खासा नंबर गेम है और जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो पार्टी है और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी थी जिनके बारे में संशय दिखाई दे रहा था कि यहाँ भीतर में कुछ हो रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू खुद दिल्ली आ रहे हैं और वो सीपी राधाकृष्णन से जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं तो ये कहानी अब पूरी तरह खत्म हो गई है और सारा जो दारोमदार है बिहार पर है। बिहार अगर मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि उसमें विपक्ष का मतलब इंडिया अलायंस का मतलब आरजेडी और कांग्रेस माले गठबंधन का पलड़ा काफी भारी है और राहुल गांधी ने उस यात्रा को उस पूरे अभियान को हुँ। एक लोगों के दिलो दिमाग में घर घर में चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की चर्चा हो रही है और उनको देखने के लिए विशाल जन सैलाब उमड़ रहा है। तो ये एक बिहार की धरती जो है बदलाव की धरती है। मुझे लग रहा है कि बिहार इस बार चमत्कारिक नतीजा दिखाएगा। वो तो नतीजा तो सामने आएगा कि कैसे वोटिंग होती है। लेकिन उससे इतना मैं कह सकता हूँ कि मोदी सरकार बहुत बुरी तरह घबराई हुई है और ये जो हताशा है, ये हताशा साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। मोदी सरकार के जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री के, आज भी उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक की, उन्होंने पर्सनल अटैक राहुल गांधी पे किए, बेमतलब के जी, जिसका कोई औचित्य नहीं। जी, तो ऐसा जी। लगता है कि वो राहुल गांधी से पूरी तरह घबराए हुए हैं, घबराहट है राहुल गांधी की बिहार यात्रा से और अगर राहुल गांधी इस बार बिहार अगर ये लूज़ कर गए जो एनडीए, जेडीयू, बीजेपी गठबंधन है, इन्होंने अगर हुँ। बिहार लूज़ कर दिया तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली में फिर सरकार चलाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये सीधी चुनौती बिहार जो है, बिहार का जो मैंडेट है, वो मैंडेट इनको देगा और नंबर गेम पर भले ही ये आगे रहें क्योंकि एनडीए के घटक तो अभी बीजेपी के साथ हैं, नीतीश कुमार की हुँ। पार्टी भी बीजेपी के साथ रहेगी। लेकिन एक एक मोरल जो है इस सरकार का काफ़ी डाउन हो जाएगा नवंबर के बाद ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए जी, दीजिए बहुत इजाज़त, धन्यवाद देखते रहिए आपसे भी। DS4 न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।